जय हिंद बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों, अब प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हम इनकी जो दो प्रमेय उनको पढ़ेंगे और जो उदाहरण हमारे पास हो उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रश्न 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 6.1। प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है थेट्स प्रमेय। ज्यादातर क्या आता है बच्चों, एग्जाम के अंदर आपको सीधा लिखा था थेट्स प्रमेय को हल कीजिए, बस इतना लिखा आता। तो इसका आपको याद रखना है, इसको थेट्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब सीधा हम इसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो देखो, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, तो आप समझ जाओगे कि क्या बताया गया इसमें, आपको देखना। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बना दिया एबीसी। तो अब देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं ये होगी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। इन दोनों रेखाओं को क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये कर दी, और वो किसके समांतर है, इस बीसी के समांतर है। तो इसको हमने दे दिया डी और इसको दे दिया ई। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया। देखो, इसने क्या कहा गया है क्वेश्चन के प्रमेय के अंदर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये वाली त्रिभुज की एक भुजा है के समांतर अन्य दो भुजाएं के समांतर दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये दो भुजाएं इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। इन दोनों को प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है। जो तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये अन्य भुजाएं, देखो ये वाली भुजा, ये वाली कौन सी, AB, और ये वाली AC, एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। ये हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है, तो दिया में क्या हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है BC समांतर है किसके, DE के। ये बात आपको दी गई कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना आपको, वो वाला देखिए आप। तो सिद्ध करना आपको कि ये दोनों भुजाएं क्या होती है, एक अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब AB बटे BD कौन सा हो गया, AD बटे BD बराबर होता है किस अनुपात में, AE, ये वाला हो गया AE बटे EC। ये आपको सिद्ध करके लेके आना है। अब बच्चों, इसमें कुछ हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करेंगे, यहां से D से हम एक लंब खींचेंगे यहां पे AE पे, उसका नाम दे देंगे हम N। यहां से एक लंब खींचेंगे या इधर E से, इसको नाम दे देंगे M। ठीक है, ये काम हो गया। अब साथ में हमें ये भुजा निकालनी, तो साथ में ये वाला अनुपात भी चाहिए। इसका मतलब यहां भी एक रचना करेंगे हम यहां से, ठीक है, और एक मिला देंगे इसको D को C से। अब जो भी हमने रचना की है ना, उसको हमें लिखना है। तो रचना में देखो क्या लिखना है, तो रचना में आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, DN, ये वाला DN लंब है किस पे, देखो इस बड़ी वाली भुजा कौन सी है, AC पे। तो यहां आप लिखोगे, आप सीधा लिखोगे यहां से DN लंब है, लंब का निशान ये वाला होता, ये है AC पे। ठीक है, दूसरा ये वाला देखो EM लंब है किस पे, AB पे। तो आप लिखोगे EM लंब है किस पे, AB पे। ये वाला हो गया। साथ में आपने नीचे भी किया, B को E से और D को C से मिलाया है। यहां लिखोगे बिंदु B को E से, बिंदु B को E से, तथा बिंदु D को C से, बिंदु D को C से मिलाया। ठीक है,
ये वाली बात आपने लिख दी। अब आपको क्या करना है, ये वाली बात तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिद्ध भी करना है हमें, तो हमें क्या, हम हल लिखो, या तो आप लिख सकते हो हल, या आप लिख सकते हो उत्पत्ति, एक ही बात है बच्चों, हल लिखो या उत्पत्ति एक ही बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आप देखो हल करने के लिए यहां से क्या क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार के लिए हमें ये त्रिभुज लेंगे ए डी ई, इसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, और फिर एक बार इधर वाले लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, मतलब हमारे पास एडी आ जाएगा, ये एडी। उसके बाद हम लेंगे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, इसमें हमारे पास कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बी डी। हम ये वाला चाहिए तो सबसे पहले आप लोगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए, कौन सा, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से देखिए 1/2 इस त्रिभुज का ए डी ई का आधार, देखो ये वाला रहेगा आधार, ये वाला आधार होगा हमारे पास, कौन होगा, ए डी, ठीक है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखो इस वाले पे कौन सी है ऊंचाई, इस वाले पे देखिए, ये वाले, इस पे लंब कौन है, ये रहा, कौन सा लंब है, इस पे एम ई, हो गया ना, एम ई। इस पे लंब कौन सा है, ये वाला, इस भुजा पे तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप दे दो 1। अब यहां से दूसरा त्रिभुज लेंगे आप, ये वाले भुजा निकालेंगे, त्रिभुज डी बी सी। तो आप देखो त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, तो वही आप लगाओगे, क्या लगाओगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई हो गया। इसका देखो 1/2 आधार, इसका आधार देखो यहां से यहां तक, ये वाला में इसका आधार हो जाएगा हमारे पास डीबी गुना ऊंचाई। अब बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, इस तरह। तो जब भी ऐसा त्रिभुज बना होता है तो इसका लंब होता है बाहर की तरफ, ऐसे, इसका लंब क्या होगा, बाहर की तरफ। देखो ऐसा जब भी चित्र बना होता है, मतलब जो भी त्रिभुज बना होता है, उसका जो हमारे पास लंब होता है वो बाहर की तरफ। तो ये वाला त्रिभुज है कि ये, और इसका लंब देखो किधर है, ये रहा देखो बाहर की तरफ, कौन सा है, डी बी सी, ठीक है। आप ये ले सकते हो ना, सॉरी हमने त्रिभुज शायद गलत लिख दिया होगा, डी बी ई आएगा, ये डीबीसी नहीं आएगा, डी बी ई, या आएगा डी बी ई आएगा, कौन सा आएगा, डी बी ई, ये वाला आएगा। अब इसका देखो ये कौन सा, डी, ध्यान से देखिए बी ई, इसका लंब देखो ये इधर वाला, इधर बाहर की तरफ है ना, कौन सा है, एम ई। ध्यान से देखिए ये वाला हमारे पास त्रिभुज हमने लिया डी बी ई, ये वाला त्रिभुज लिया डी बी ई, और इसके बाहर वाला लंब देखो ये वाला, कौन सा, ये ई है, ये वाला हो गया एम। तो ये बाहर वाला लंब क्या होगा, लंब हो गया हमारे पास ये एम ई, और ये वाला आधार हो गया हमारे पास डीबी, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। इसको आप समीकरण नंबर दे दोगे कितना, 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप करोगे समीकरण मैंने शॉर्टकट में लिखा समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अब इसका भाग लगाओगे, समीकरण 1 का भाग लगाओगे समीकरण 2 में, तो आपके पास क्या आएगा, यहां से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आएगा त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, आ गया। अब यहां से देखो आगे ऊपर वाले का क्या, 1/2 गुना क्या है, ए डी बट गुना एम ई, बटे में क्या आपके पास 1/2, ये रहा डीबी गुना एम ई। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एम ई से एम ई कट गया, तो यहां क्या बचा आपके पास, ए डी बटे डीबी। इसको समीकरण नंबर दे दो 3। देखो हमारे पास एक तरफ तो आ गया ना ए डी बटे बी डी, ये तो आ गया। अब हमें कौन सा चाहिएगा, ए ई बटे ई सी, ये हमें इस तरफ से मिलेगा। तो यहां से आप लोगे त्रिभुज, अब की बार त्रिभुज ये वाला देना आपको, ए डी ई का क्षेत्रफल लोगे आप, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो वही होगा हमारे पास 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज, अब की बार हमने इधर से, अब की बार हम इधर से लेंगे आधार,
इधर से, क्योंकि ये वाली साइड चाहिएगी, तो एक बार इधर से लेना और एक बार इधर से, त्रिभुज वो रहेगा एडीई। ठीक है, तो यहां से आधार 1/2, आधार अब की बार क्या रहेगा एई, क्या रहेगा एई गुणा, अब की बार ऊंचाई कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, अब की बार ये क्या हो जाएगी डी एन। समीकरण नंबर दे दो इसे 4, समीकरण नंबर क्या दे देंगे 4 दे देंगे। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बोर्ड पे जगह नहीं तो हम इसको मिटाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप इधर देखो, आपने स्क्रीनशॉट ले जाएगा इधर साइड में, मैं दिया मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये वाला देखो आप इधर से, अब इधर से हम करेंगे, ये वाला तो हो गया हमारे पास, इसको समीकरण 4। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे अब की बार हम, ये वाला ईडीसी, कौन सा लेंगे ईडीसी, तो आप लोगे यहां से त्रिभुज, कौन सा लोगे त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, वही हमारे पास होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यहां से देखो कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ये वाला देखो इधर, ये वाला। ठीक है, ये वाला, अब देखो ये वाला हमने त्रिभुज लिया, आधार क्या होगा इसका, आधार तो वो रहेगा 1/2 आधार, आधार देखो इसका ये रहेगा ईसी, क्या रहेगा ईसी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई देखो अब ये त्रिभुज बना दे, इसकी देखो ऊंचाई ये वाली होगी, बाहर की तरफ बना हुआ है, सेम ऐसे जैसे अभी अभी चित्र बना है, सेम ये बाहर की तरफ ये वाली, तो ये ऐसे रहेगी, तो ये क्या रहेगा डी एन। ठीक है, समीकरण नंबर दे दो इसे 5। अब यहां से आप क्या करोगे, समीकरण क्या करोगे 4 भाग क्या लिखोगे समीकरण 5, तो यहां से आप लिखोगे क्या लिखोगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या लिखो ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आप करोगे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर वाला 1/2 गुणा ए ई गुणा हमारे पास आ जाएगा डी एन, बटे में आएगा 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एन। यहां से ये 1/2 के ऊपर कट गया और डीएन से डीएन कट गया, तो आपके पास बचा ए ई बटे में ई सी। समीकरण नंबर दे दो इसे 6, समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब देखो हमारे पास आ तो गए ये ए ई और यहाँ का ए डी आ गया, लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों को, जब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं बराबर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो ये वाला देखो त्रिभुज ए डी ई, यहाँ भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ डी बी ई का क्षेत्रफल है और यहाँ ई डी सी का क्षेत्रफल है, तो इनका जो हम क्या करेंगे तुलना करेंगे तो बराबर होगा नहीं। तो यहां से देखो एक चीज आप ध्यान से समझना, आप बच्चों यहां से जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती है, कितनी दो समांतर रेखाएं, और उनसे बनने वाले त्रिभुज, मतलब दो समांतर रेखाओं से एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्या होता है क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, इसे वही वाला देखो ये समांतर रेखा है, इस पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मान लो मैंने इधर से बना दिया, ये देखो दो से त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज मैंने बना दिया ऐसे, मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज बनाए एक के आधार से, देखो ये रहा एक तो त्रिभुज हमारा कौन सा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज बना ये वाला, इसी एक ही आधार से बने हुए क्या, तो जब एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर, तो हम यहां लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब एक ही आधार से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये देखो अब ये होता डी बी और ई, ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा देखो इसी आधार से आ रहा है ना, इसी आधार से देखो ये आ गया डी बी सी, इसी आधार से दूसरा त्रिभुज देखो ई डी और सी, इसी आधार से, तो आप लिखोगे त्रिभुज कौन सा डी बी ई, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज किसके ई डी सी के, त्रिभुज
ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि हमने लिखा है। अब आप इन दोनों समीकरण में, समीकरण 3 में या समीकरण आप किस में रख सकते हो, समीकरण 6 में, किसी में भी ए का मान रख दीजिए। देखो यहां लिखा ईडीसी, यहां लिखा ईडीसी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ये वाला मान लिख सकते हो, क्योंकि ये सेम ही है। आप ईडीसी लिख सकते हो इसे, या डीबीई लिख सकते हो। देखो यहां पे हमने लिया है डीबीई, तो यहां डीबीई लिख सकते हो, और मैंने क्या लिया, डी ई ले लिया क्या, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख दो डी बीई, आप लिख सकते हो इसको डीबीई लिख सकते हो। और हमने दूसरा लिया ईडीसी, तो ये हो गया ईडीसी का क्षेत्रफल। आप देखो इस ईडी का क्षेत्रफल के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पे ये वाला लिख सकते हो, तो यहां रखो, तो यहां लिखोगे तो आप क्या आएगा, यहां पे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में आप लिख सकते हो इसके स्थान पे, देखो इसके स्थान पे ये वाला, इसके स्थान पे आप इसको त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर, ऐसा कैसे रहेगा, क्या है, ए ई बटे ई सी। समीकरण नंबर दे दो इसे 7। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, एडीई का क्षेत्रफल एडी का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल डीबी का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, समीकरण 7 और समीकरण 3 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा। तो यहां से देखो हम करेंगे, यहां से समीकरण क्या करेंगे, 7 व समीकरण 3, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो देखो ये वाला सेम है, ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग दोनों बराबर है। देखो ये दोनों बराबर, तो आप लिख सकते हो, यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे तो लिखोगे अतः, आप लिखोगे अतः, आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, एडी बटे डीबी बराबर है किसके, एई बटे ईसी के, और आप लिख दोगे इति सिद्धम। यही हल था। देखो कितने आसान पर, बस थोड़ी सी इसमें क्या, अब कैलकुलेशन तो है नहीं, गुणा भाग तो करना नहीं, आपको सिर्फ त्रिभुजों का ध्यान रखना है, कब क्या करना है वो वाला। आप इसको एक या दो बार कम से कम इस क्लास को देख लोगे तो ये पर में आपको ऐसे याद हो जाएगी, जैसे अंगुलियों पे याद हो जाएगी, आप अपने अंगुलियों पे ही बता दोगे कहां क्या होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आई होगी आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली पर में करते हैं हम। तो चलो बच्चों अगली पर में देखिए, थेल्स का विलोम। ये कौन सी पर में है, थेल्स पर में का विलोम है, उसके उल्टी पर में है, मतलब उल्टी और पर में, उसमें हमने अनुपात सिद्ध किया था, इनमें दोनों रेखा को समांतर सिद्ध करना है, बस यही फर्क है इसमें, बाकी बिल्कुल आसान फर्क, ये उससे भी आसान है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जो पर में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, मतलब देखो कोई त्रिभुज हमारे पास, नाम दे देते हैं इसको ए बी ई, देखो पढ़िए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, ये दो भुजा है, इसको एक के अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। जो रेखा है ये वाली, इन दोनों को क्या करे, एक के अनुपात में विभाजित करिए, ये वाली रेखा, ये रेखा इसके क्या होती है, समांतर होती है, ये सिद्ध करना हमें। ये हमने दे दिया डी और ई, ठीक है, नाम दे दिया। अब देखो जो भी दिया वो लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के क्या है, बराबर है, तो ये वाला दे रखा हमें एडी बटे डीबी, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा आपको, एई बटे ईसी, ठीक है, ये दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर, मतलब बीसी समांतर है डीई के, ये वाली सिद्ध करना। अब देखो, अब अगर हमें डायरेक्ट ऐसे सिद्ध करना होता तो क्वेश्चन देता है क्यों। अब इसमें हम क्या करेंगे, रचना भी करेंगे, तो रचना करते हुए यहां से कोई रचना खींच लेते हैं, और यहां इसके समांतर कोई दूसरी रेखा ले लेते हैं एफ, यहां से रचना कर ली हमने, यहां कोई रेखा ले ली है एफ, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, रचना में लिखेंगे बिंदु डी से डीई के समांतर
समांतर एक रेखा DF खींची। ये इसी के समांतर तो है, इस DE के समांतर हमने क्या की थी, F, DF एक रेखा खींच ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना, हल करना है। क्या करना है, हल। हल में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जो भी दिया एक बार ये ले लेंगे हम, क्योंकि इसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिखोगे DB AD और DB बराबर है AE बटे EC के। तो ये समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, हमें लिख देंगे कोष्टक में दिया है, क्योंकि हमें दिया से लिया है तो हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया। दूसरी बात यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली रेखा अगर जब BC समांतर है D के, तो ये वाली रेखा क्या इसके समांतर है, DE समांतर हम लिख सकते हैं DF के। ये वाली रेखा समांतर है इसके, क्योंकि हमने रचना में कहां से लिया है, आप लिख सकते हो रचना से, रचना से। ठीक है, ले सकते हो, क्योंकि हमने लिखा कि ये वाली रेखा, ये इस रेखा DE के समांतर हमने क्या खींची है, DF एक रेखा खींची है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप देखो इधर से, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से जब ये रेखा, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, DE मतलब सॉरी AD बते आप लिख सकते हो DB BD, ये लिख सकते हो। तो अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आप ये वाली लिख सकते हो AD बटे क्या लिख सकते हो BD, और आप लिख सकते हो AF, क्या लिख सकते हो AF बटे क्या लिख सकते हो FC। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, देखिए जब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये वाली आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमने उसी से तो सिद्ध किया। अभी थेल्स प्रमेय से ये बात सिद्ध की है कि जब दो रेखा समांतर होती है तो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रेखा क्या है, ये रेखा भी इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने क्या लिख दिया, DE समांतर, सॉरी ये DE यहां रहेगा BC, क्या आएगा BC, सॉरी ये जल्दी में हमने कर दिया BC। तो ये रेखा इस रेखा BC समांतर होगी किसके, इस DF के। जब ये रेखा इसके समांतर है तो हमने रचना से लिखा है, तो इसका मतलब ये वाली रेखा भी इसके समांतर हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब देखो, अब इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 2, क्या दे देंगे 2। अब समीकरण 2 और 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहां से लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए। अब यहां से तुलना कीजिए, देखो इसका AD बटे DB, इसका भी AD बटे DB, तो आप लिख सकते हो AE बटे EC बराबर है AF बटे FC। ओके, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहां तक हो गया, यहां तक तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं कि जैसे थेल्स प्रमेय में सिद्ध किया वैसे करें। अब आपको क्या करोगे, आप लिखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे, क्या करोगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो इधर से, तो आप लिखोगे AE बटे EC प्लस 1, इधर जोड़ोगे आप AF बटे FC प्लस 1। ठीक है, आप लिख सकते हो। अब यहां से देखो, एक लोगे तो यहां से आपका क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो यहां आएगा आपके पास EC और यहां आएगा आपके पास क्या आएगा, FC। अब देखो इसी में इसी का बाहर लगाओगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 को इस ऊपर वाले से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा AE प्लस 1 का बाहर लगाओगे इसी में तो इसी पर जाएगा, इसी को इस गुणा से करोगे तो क्या होगा EC। यहां भी देखो FC में FC का बाहर लगाओगे तो F 1 बढ़ जाएगा, 1 को F से गुणा करोगे AF, 1 का बाहर लगाओगे FC में तो FC पर जाएगा, FC को इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा FC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से देखिए, अब मैं इधर लिख सकता हूं इसको AE प्लस EC बटे में क्या है EC बराबर है आपके पास AF बटे FC बटे में क्या है आपको FC। अब देखो कौन सा है आपके पास, ये वाला इधर देखना, AE कौन सा है, AE बराबर है FC के, ये वाला है क्या सॉरी AE और पूरा क्या AC। ये टोटल देखो, ये वाला AE और ये AC, तो ये टोटल हमारे पास क्या AC है, क्या AC बटे आप लिख सकते हो EC। आगे देखो, अब की बार
आपके बाद देखना ए एफ और ये है नीचे वाला प्लस एफ सी, तो भी ये टोटल क्या है ए सी हमारे पास, बटे में लिखोगे एफ सी। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है ए सी ए सी ए सी ए सी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास प्राप्त होगा हमें ई सी बराबर एफ सी। क्या प्राप्त हो जाएगा, ई सी बराबर है एफ सी की, ये वाला मिल गया। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे करते हैं हम। हाँ, तो यहां देखो मैं इधर इधर लिख देता हूं इसे, इस साइड में इसको मिटा देता हूं दिया वाला को। तो यहां से देखो मैं इसको इधर लिखता हूं, तो यहां इधर साइड में लिखूंगा तो मैं ये होगा ई सी बराबर है किसके, एफ सी के। अब देखो, अब ध्यान से देखिए कौन सा है हमारा ई सी, ये रहा ई सी और ये रहा एफ सी। ई सी बराबर किसके, एफ सी के। ये वाला और ये वाला दोनों क्या बराबर है। आप एक बात बताइए, जब ये वाला कौन अनुपात, देखो ये वाला ई सी और ये एफ सी बराबर है, इसका मतलब ये कब बराबर हो सकते हैं, ये तभी बराबर हो सकते हैं बच्चों जब ये दोनों रेखा इस एक ही रेखा के ऊपर हो, तभी तो संभव हो सकता है। कि जब आप ऐसे कैसे संभव कर सकते हो, जब ये दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर हो तब आप लिख सकते हो कि ई सी बराबर हो सकती है एफ सी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे आपको कोई क्लास के अंदर आप दो बच्चे हो और आपको कोई कह दिया गया कि टीचर ने, आप भले ही आप समान लंबाई के नहीं हो, लेकिन आपको कह दिया गया कि ये जैसे किसी लड़के जैसे मोहित है कोई राजेश है, इन दो लड़कों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब चाहे वो हाइट से इनकी बराबर हो या ना हो, लेकिन बराबर कर दिया, इसका मतलब मोहित के स्थान में क्या हो जाएगा, राजेश, और राजेश के स्थान में क्या हो सकता है, मोहित हो सकता है। वो दोनों कब हो सकते हैं, तभी सिद्ध हो सकते हैं दोनों क्या होंगे, या तो क्या हो सकते हैं, एक ही हाइट के हो, या फिर उसमें कोई और गुण होगा, इसी वजह से वो दोनों बराबर हो सकते, अन्यथा बराबर नहीं हो सकते। इसमें क्या गुण है कि ये वाला कि ये रेखा इस रेखा के, ये दोनों रेखा डी एफ और डी ई एक ही रेखा में होंगे तभी क्या होंगे। अब हम यहां से लिखेंगे, यह है तभी, या लिखेंगे तभी संभव है जब यह दोनों एक ही रेखा पर हो। ये वाली लाइन लिखनी है, ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या हो, एक ही रेखा पे हो। तो हम लिख सकते हैं अतः जहां, अतः आप क्या लिख सकते हो, जहां क्या लिख सकते हो, अतः आप जहां लिख सकते हो कि बीसी बराबर इसके, तो यहां से क्या लिख सकते हो, जहां आप लिख सकते हो बीसी समांतर है डीएफ के। कौन सी, ये डीएफ समांतर बीसी के, तो आप लिख सकते हो अतः कौन सी समांतर हो जाएगी, डीई समांतर है बीसी के। आप लिख सकते हो डीई समांतर है बीसी के। ये वाला है तो हमें सिद्ध करना था, और क्या करना है, तो आप लिखोगे इति सिद्धम। ठीक है, ये वाला हमारी प्रमेय होगी। तो कितनी आसान प्रमेय, छोटी छोटी प्रमेय, बस थोड़ा सा लिखने में थोड़ी बड़ी लगाई, आपको दिखाई दे रही कि बड़ी है, थोड़ी सी लॉन्ग है, इसका नहीं है। आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतनी आसान लगेगी कि मैंने अभी पिछली प्रमेय कहा ना, अंगुली पे याद हो जाएगी, तो ये दोनों प्रमेय क्या होगी, अंगुली पे याद हो जाएगी। तो सभी बच्चों के अच्छे समझ में आया है। तो बच्चों आपको कम से कम 2 बार इस क्लास को देखोगे तो आपको ये कंटेंट याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे आप इसे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।